जय हिंद साथियों। और आज हम बात करेंगे प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश है क्या, यानी जो लाइट है वो है क्या। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, या फिर न्यूट्रॉन कहते हैं, या पॉजिट्रॉन कहते हैं, या फिर फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, या रेडियो तरंग है, या विद्युत तरंग है, या कोई भी नहीं है। जो प्रकाश तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वह किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया, प्लैंक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, या फिर हाइगन्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वह हाइगन्स के द्वारा दिया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश से तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, या फिर परावर्तन। तो इसका राइट आंसर बनेगा ध्रुवण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, या फिर यंग ने। तो प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की वो किसने की? मैक्सवेल ने। किसने की है? मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश जो है प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फौकॉल्ट। तो किसने बताया? यह बताया ग्रेमाल्डी ने। किसने? ग्रेमाल्डी ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने किया? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, या फिर न्यूटन ने। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन है वह आइंस्टीन ने इसको क्या किया? प्रतिपादित किया। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वो है ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण है। किसी अवरोध की कोर या किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध की कोर या किनारा कह लो, उससे किसी प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, या फिर व्यतिकरण। तो क्या कहलाता है? व्यतिकरण। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, कोई नहीं। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति है वह दो रूपों में होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का जो वेग है वह सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, या फिर माइकलसन ने। तो किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का जो वेग है वह अधिकतम होता है किसमें? हीरे में, निर्वात में, पानी में, या फिर हाइड्रोजन में। तो किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का जो वेग है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति किसमें होती है? तो वो होती है निर्वात में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो उसे लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट। तो इसका सही जवाब बनेगा 1 सेकंड। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक मात्र 1 सेकंड में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? जो सूर्य का प्रकाश है हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। तो कितने में पहुंचता है? 8 मिनट में। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभामंडल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बनेगा किरीट या कोरोना जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। तो इसका जो सही जवाब है वो बनेगा 460 सेकंड। क्या? 460 सेकंड।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, सूर्य बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सभी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या सभी। तो कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा या अमावस्या को, पूर्णिमा को, किसी भी दिन या हर दिन। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो है अमावस्या को। अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर सभी। जो एक काटा हुआ हीरा है वो क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है किस कारण से? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण और व्यतिकरण के कारण। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सीधी दिशा में चली जाती है, या फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हटती है, या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनेगा अभिलंब से दूर हटती है। क्या? अभिलंब से दूर हटती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो इंद्रधनुष है वह किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बनेगा अपवर्तन और परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है, जो मृग तृष्णा है वह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या फिर विवर्तन का। तो सही जवाब बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7, 10, 9, 6। तो इसका सही जवाब बनेगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय जो फाइबर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाशीय फाइबर है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण। तो इसका जो सही जवाब बनेगा प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग है वह नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, या फिर प्रकाश की जो आवृत्ति है वो समान बनी रहती है, आवृत्ति घट जाती है, कोई नहीं। तो आवृत्ति क्या है? समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? विसरण मतलब होता है फैलाव। जो प्रकाश है वो किसकी वजह से फैलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, सभी। तो सही जवाब बनेगा धूल कण। क्या बनेगा? धूल कण। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा की सतह पर मान के चलो कोई प्रेक्षक पहुंच गया दिन में, तो उस समय आकाश कैसा दिखाई देगा? पीला, काला, नीला, हरा। तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है तो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर सभी। तो इसका सही जवाब बनेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल, नीला। विक्षेपण का मतलब होता है कि कौन सा रंग ज़्यादा फैल जाता है, तो वो है बैंगनी। किसका? बैंगनी का। अगला प्रश्न है,
सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। यह किसकी वजह से होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो इसका कारण क्या है? परावर्तन है। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, सभी। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक या दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। जो भी रोगी होते हैं उनके दांतों में अगर कीड़े लगे हैं, दांतों का इलाज करना है, तो उसके लिए जो चिकित्सक जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, आभासी तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का मान लो हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है, उसके लिए जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है वो होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। तो इसका जो सही जवाब है वो बनेगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो बने प्रतिबिंबों की संख्या। एक वस्तु है, उसको दो समानांतर समतल दर्पणों के अगर बीच रखा जाए तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 8 या फिर अनंत? तो कितनी होगी? अनंत होगी। अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन होता है? किरणें जो एकत्रित करता है वह अभिसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न है, अपसारी लेंस वह होता है जो अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपसारी लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला है वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन? अवतल लेंस। जैसे अवतल लेंस काम करता है वैसे ही पानी के अंदर हवा का बुलबुला काम करता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, प्रकाश की तीव्रता की, लेंस की फोकस दूरी की या फिर सभी की? तो किसकी? लेंस की क्षमता की। जो डायोप्टर है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 3 डायोप्टर। तो क्या होती है? 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है? कोई नहीं। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है, घट जाती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7, 8, 6, 5। तो कितने से बना होता है? 7 से। 3 मूल रंग हैं, 3 जो मूल रंग हैं वो कौन से हैं? हरा पीला लाल, नीला लाल हरा, नीला पीला लाल, नीला पीला हरा। तो कौन है? इसकी एक अच्छी सी ट्रिक है, शब्द याद रखना है, हनीला। हनीला जो मूल रंगों की ट्रिक है उसे कहते हैं हम हनीला। हनीला, हा से हरा, नी से नीला और ला से लाल। तो हरा नीला लाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी। आई होप आपको अगर ये सीरीज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।